ये पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ है और इसको देखकर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशनशिप E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dx या dr। सोचो तो बहुत आसान है। अगर मैं y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इसका स्लोप कैसे निकलता है? dy बाय। तो जब मैं v और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं तो स्लोप कैसे निकलेगा? dv बाय। यानी v और x का जो ग्राफ होगा उसका ये क्या होगा? स्लोप। और जितनी भी लाइंस इधर को झुकी हुई हैं which are making an acute angle with positive x axis, अगर ये एंगल एक्यूट है तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव, तो इस लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। इसमें स्लोप है ही नहीं और इसका स्लोप नेगेटिव। ठीक, पहली बात। अब ग्राफ प्लॉट करिए इसी बेसिस पर जो आपको दिया हुआ है। उल्टा हो गया बेटा, चेक कर, उल्टा हो गया। देखो ये लिख लिया, ये लिख लिया, हटा दो इसको। y और x के बीच में ग्राफ आएगा तो स्लोप किससे मिलेगा? dy बाय हायर dy बाय dx। इसको हटाते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dx, तो इसका मतलब यही हुआ माइनस ऑफ स्लोप। और पहले वाले केस में एक काम करता हूं, ओ ए बी सी लिख देता हूं। पहले किसकी बात कर रहा हूं? ओ ए। स्लोप कैसा है पहले वाले केस में? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी? और स्लोप है कैसा? कांस्टेंट स्लोप है, कोई इंक्रीजिंग स्लोप नहीं है, डिक्रीजिंग स्लोप नहीं है, कांस्टेंट स्लोप है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी? नेगेटिव बट कांस्टेंट। सही है यहां तक? दूसरे केस में अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो स्लोप ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। dv बाय dx कितना है इस केस में? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये भी खत्म, ये भी खत्म। कौन सा रह गया? BC। BC में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर? माइनस ऑफ माइनस स्लोप। तो ये तो पॉजिटिव हो गई। और कैसी हो गई? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा? पहले तो बनेगा ऐसा, नेगेटिव E, फिर बनेगा कांस्टेंट 0 और उसके बाद कैसा बनेगा? पॉजिटिव। बनाइए। dv बाय dx क्या देता है? स्लोप। तो समझ में भी आया? वैसे यहां कर दी, आ गया ना? dv बाय dx क्या देगा? स्लोप। पहली बार स्लोप पॉजिटिव, दूसरी बार में स्लोप है ही नहीं और तीसरी बार नेगेटिव। तो माइनस ऑफ माइनस करके हमने निकाल दिया। ठीक, नेक्स्ट दो, नेक्स्ट दे दो। अच्छा लिख लो, लिखो। कौन? ये स्लोप कांस्टेंट है, याद कर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप हम लोग बनाते थे ना। ये इंक्रीजिंग स्लोप, ये वाला डिक्रीजिंग स्लोप, ये कांस्टेंट स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हुई? इसलिए अगर ये ऐसे होता तो इंक्रीजिंग स्लोप कहता हूं, तो मैं कहता इंक्रीजिंग फील्ड है। अब नहीं आया, हटा दो। तब तक हटा दो, नहीं कर रहे हो, लिखो।
अरे ना बेटा समझ में, लिखा है द फॉलोइंग डेटा was obtained for the dependence of magnitude of electric field with distance. लिखोगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं, काम आ जाएगा कहीं ना. The data was obtained for the dependence of, the data was obtained for the dependence of magnitude of electric field. मेरे लाल पूरा लिख ले, क्वेश्चन पूरा लिख ले. हाँ, और उधर जाके बैठ उनके साथ, छूट जाएगा तो तेरा फिर कर भी नहीं पाएगा. उनके साथ बैठ जा, तुमसे मुझे छूट जाएगा, देख तो रहेगा. आज मेरा दोस्त भी नहीं आया. The data was obtained for the dependence of magnitude of electric field with distance from a reference point O within the charge distribution. Within the charge distribution in the shaded region. सारा छूट गया क्या? जो लिखा वो लिखा कर आगे छोड़ दिया कर पीछे. The following data was obtained for the dependence of magnitude of electric field with distance from a reference point O within the charge distribution in the shaded region. टेबल बना के दे रहा हूं, ये हटा दो. हिमांशी तुम लिख ले, हो गया. टेबल बना हुआ है, यहां लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर है फील्ड पॉइंट्स, फील्ड पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, नहीं सॉरी ए डैश A B C A dash B dash, और नीचे हो गया E E by 8 E by 2 E by 16 और लास्ट है E by 64. करते जाओ. एक क्वेश्चन देखने में मुश्किल है, वैसे आसान है. लिखना इतना सारा पड़ रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है. ए डैश बी डैश सी डैश, एल एल, ये भी एल एल, ये भी एल और ये भी. जरा एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ना. कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट O इन द शेड, क्या लिखा था? विद इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द शेडेड रीजन. इस शेडेड रीजन में कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ये मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं. A डैश B डैश C डैश पर ये मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन है
आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ पैटर्न नजर आ रहा है ऊपर? डबल नहीं हो रहा, E बाय 1 क्यूब, E बाय 2 क्यूब, E बाय 3 क्यूब, E बाय R क्यूब। R क्यूब का वेरिएशन किस में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का? KP बाय R क्यूब या K2P बाय R क्यूब। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? डाइपोल। तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक, अच्छा ये कौन सी फील्ड्स हैं? ये कौन सी आ रही है? एक्सियल लाइन है कि कौन सी लाइन है? एक्सियल और इक्वेटोरियल में फर्क था थोड़ा बहुत या नहीं था? क्या फर्क था? इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर। हाँ, तो अगर बताओ फिर कैसे लिखूं इसको? इनमें क्या दिखाई दे रहा है और इनमें क्या दिखाई दे रहा है? मैं क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ। आइडेंटिफाई, नहीं बेटा पोटेंशियल जीरो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहती है। आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस शेडेड एरिया में कैसे हो रहा है? लगाओ दिमाग लगाओ। ज्यादा नहीं सोच रहे हो? तुमने इक्वेटोरियल लाइन पहचान ली, तुमने वो पहचान ली एक्सियल लाइन, तो फिर क्या मुश्किल है? एक बात बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? E बाय 8, E बाय 27, तो ये कौन सा होना चाहिए? और तुम्हें कैसे पता एक्सियल है? इसको देखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, फॉर्मूला बोलो, K × 2P बाय R क्यूब। एक्सियल पे ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल पे बताओ KP बाय R क्यूब। इसका मतलब इक्वेटर पर कैसी होगी? इसकी आधी। तो आप गौर से देखो, अगर यहाँ E है तो इक्वेटर पर उतने ही डिस्टेंस पर कितनी है? आधी हो गई उसकी। अगर आपका यहाँ पर E बाय 8 है तो उसका आधा कर दो, E बाय 16 हो गई। सिमिलरली अगले वाले में E बाय 27 है, उसका आधा कर दो। 27 का 64 कैसे आ रहा है? 54 होना चाहिए, लिख गलत दिया है, 54 आएगा, 64 नहीं आएगा, 54 आएगा, आधा आएगा इसका। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन कौन सी है और ये लाइन कौन सी हुई? इक्वेटोरियल लाइन है। समझ में आई बात? अब बोल, उसी दिन बढ़ाकर जाकर उसी दिन बढ़ाकर, तो बहुत सारे समोसे कहाँ तक खिलाएंगे बेटा? घर वाले फीस कम देंगे, समोसे ज्यादा, होम स्वीट से फिर पास बनवाना पड़ेगा। ऐसे मत कर, बता दूंगा। अब आगे कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए? आर्यन बताएगा इसका आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए? दूर से इशारा करके बताना चाहो तो बता देना। What is the value of electric point at point A dash? At point A dash. What is the value of electric potential at point A dash? ये कौन सी लाइन आ गई? इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू लिखो फिर 0, लिखो फिर 0, A dash, A dash। मैंने बाद में करेक्ट कर दिया था। A dash। Value of electric potential at point A dash is 0 because it lies on the equatorial line of the diagram. एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पिछले साल ये ब्लू बेल्स में भी दिया था, पहले बोर्ड में भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। ये हटा दूं? हटा दूं भाई? है? अच्छा,
चार्ज इसके अंदर क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डाइपोल है या कुछ और है, वो आपको इस शेडेड एरिया के अंदर बताना है। आपने देखा कि इसके अंदर जो भी चीज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के साथ वेरी कर रही है। तो हमने कहा डिस्टेंस के क्यूब के साथ तो वेरी करती है कहाँ, एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल पर। तो इसका मतलब ये एक्सियल लाइन डाइपोल की होनी चाहिए। अगर डाइपोल की एक एक्सियल लाइन होगी तो इसके परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटोरियल हो जाएगी, और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या नहीं होता, पोटेंशियल की वैल्यू में, तो कोई नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। बनाइए, ये 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, मेटेलिक शेल है, A B C, 3 कंसेंट्रिक शेल्स, A B C, शेल खोल है, अंदर से खोखले है, इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B और इसका रेडियस C। इनकी चार्ज डेंसिटी भी दी हुई है। पहले वाले की चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, दूसरे वाले की माइनस सिग्मा, तीसरे बाहर वाले की प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक, अगर किसी ने कर दिया तो समोसे मैं खिला के लाऊंगा। फाइंड द पोटेंशियल्स ऑफ 3 शेल्स A B C। फाइंड द पोटेंशियल्स ऑफ 3 शेल्स A B C। देख, चल मैं पोटेंशियल एट A बताता हूं, आ जाओ। पोटेंशियल एट A निकालना है ना, C पर यहां पोटेंशियल कितना होगा, K Q बाय C होगा। अभी अंदर वाली शेल की बात नहीं कर रहा मैं, पहले मैं बाहर वाले की बात कर रहा हूं। K Q बाय C यहां कितना होगा, K Q बाय C यहां कितना होगा, K Q बाय C यहां कितना होगा, K Q बाय C। अभी मैंने सिर्फ बाहर वाली शेल की बात करी। शेल के जो सरफेस पर है वही अंदर है, वही अंदर है, वही अंदर है, वही अंदर है। मैं पोटेंशियल कहाँ निकाल रहा हूँ, A पर। इसका पोटेंशियल यहाँ कितना है, K Q बाय C, यहाँ कितना होगा, K Q बाय C, K Q बाय C। तो क्या मैं K Q बाय C ना लिखूं, आया ना। अभी ढंग से लिखेंगे क्योंकि Q नहीं दे रखा मेरे को, सिग्मा दे रखा है। सिग्मा किसके बराबर होता है, Q बाय A, और एरिया कितना है इसका, 4 पाई C स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर होता है स्फीयर का जो एरिया होता है। तो Q अपॉन 4 पाई C स्क्वायर। तो Q कितना हो गया, सिग्मा इंटू, ये आ गया चार्ज किस पर, C पर। अभी C की बात करें, क्या एक बात समझ में नहीं, उसके लिए पहले पढ़ के आने पास। वेरी बैड, गंदी बात, लड़कियां होकर ऐसे काम मत किया करो तुम लोग। तुम्हें तो घर वाले ये भी नहीं कह सकते ऑटो दिलवा दूँ। देखो जरा, पोटेंशियल जो सरफेस पर होता है अंदर भी वही होता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। कहाँ से आया था, E इक्वल्स टू माइनस डी बाय, ठीक, अंदर क्या नहीं है, किसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब V अंदर कैसा है, तो जो सरफेस पर है वही यहाँ है, वही यहाँ है। ठीक, बिल्कुल ऐसे हमने यहाँ करा। अभी अंदर वाले चार्जेस को भूल जाओ, बाहर वाले पर कितना चार्ज है, QC, इसका रेडियस कितना है, C, तो K QC बाय C पोटेंशियल आ गया। किस पर आ गया, A। अभी तो C पे बोल, अभी तो C पर बोल। अभी सिर्फ मुझे बाहर वाला स्फीयर दिख रहा है,
उसका पोटेंशियल यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। अब क्योंकि मैं ए पर निकाल रहा हूँ तो के क्यू सी बाय सी। एक बात समझ में आई? नहीं आई? चलो चलो नीलम सृष्टि को आगे आगे चलो। अगले वाले पर चार्ज कितना है इस पे? के क्यू बी बाय बी। अगले वाले पे कितना है? के क्यू ए और क्यू सी क्यू बी ये इसके बराबर आएंगे। क्यू ए चार्ज निकला, समझ में भी आ रहा है कि नहीं? यहाँ तो तुझे आ ही जाता, गणित अंदर जाके तो पढ़ती नहीं है। और क्या करना चाहिए इसमें? एक गड़बड़ और भी दिखाई दे रही है जो मैंने नहीं लगाई, माइनस। इसकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो बस ध्यान रखिएगा माइनस लगाते हो। क्या मैं लिख दूं यहाँ पर? के क्यू सी कितना है? सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाय प्लस के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाय सब में से सिग्मा कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, सब बाहर निकाल लीजिएगा। बल्कि के की अगर आप वैल्यू डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 4 पाई कट जाएगा। तो आपका आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए, सी से सी कटेगा ना, ए माइनस बी प्लस। चेक कर लो ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया? अब बी पर पोटेंशियल और ए पर पोटेंशियल आप निकालें। सी पर आंसर बता दो, जैसे ये बताया वैसे बता दो, मैं तभी तो चेक कर पाऊंगा। रट्टा नहीं मारना, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। सोनिका भूमिका जी बताइए। पूछेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? चार्ज सबसे पहले कहां दिखा हमें? सबसे बाहर कहां? सी पर। सी पर, सी पर कितना चार्ज था? क्यू सी, वो हमने नीचे निकाल दिया, वो नीचे ये निकाल दिया। इस चार्ज की वजह से बड़े वाले स्फीयर पर पोटेंशियल होगा कितना? के क्यू बाय सी। हमने के क्यू बाय सी लिखा, लेकिन हम निकाल कहाँ रहे हैं? ए पर। ए पर, लेकिन क्योंकि ए इस बड़े वाले के अंदर ही है तो जो पोटेंशियल बड़े वाले का बाहर होगा वही पोटेंशियल इसका कहाँ आएगा? अंदर भी आएगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा के क्यू सी बाय सी। क्यू सी बाय सी क्यों लिखा? क्योंकि के क्यू सी बाय सी कहां पर है? सरफेस पर है, और जो सरफेस पर होगी वैल्यू वही अंदर भी होगी, इसलिए हमने अंदर भी वही वैल्यू। फिर हमने दूसरा स्फीयर पकड़ा, फिर हमने तीसरा स्फीयर। बताइए दृष्टि, बताइए। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हाँ। सी माइनस बी। गलत हो गया, मुझे पता। मुझे पता लॉरेंस वाले बच्चे इतना तेज कहाँ पकड़ते? करो। सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। सही लगाओ जो। ऐसे कैसे जल्दी जल्दी कर रहे हो? ये हटा दूं पिछला वाला, ये हटा दूं, ये हटा दूं, अब अगला वाला करोगे तब समझ में आएगा। लेकिन घबराना नहीं है, आराम आराम से हो जाएगा। पहली बार ही कर रहे हो, 2-4 बार 12वीं क्लास नहीं कर रही, दुखी होने की जरूरत नहीं। देखो बस समझने को ध्यान दो, नहीं आए तो पूछ लो। अब हम क्या बात कर रहे हैं? पोटेंशियल का निकालना है बी पर।
पोटेंशियल क्या निकालना है? बी पर। क्या बी सी के अंदर है? हाँ है। तो इस पर पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा? के क्यू सी बाय सी होगा ना, जो बाहर होगा वही अंदर भी होगा। अब बी पर खुद पर भी चार्ज है तो उसकी वजह से खुद का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बी बाय बी। आया ना? अब आप एक बात बताओ, ये छोटा स्फीयर और ये बड़ा स्फीयर, मुझे यहाँ पोटेंशियल निकालना है इसकी वजह से, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ निकालना है। स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ कितना होगा? के क्यू ए बाय डिस्टेंस कितना है? बी। यही गलती हुई है। ये चार्ज कितना है? क्यू ए अंदर वाला। मैंने सिर्फ ये दो गोले बनाए, एक ये ए वाला और एक बी वाला। सी की बात नहीं कर रहा, सी का हम लिख चुके हैं पहले से। तो इस पर चार्ज कितना है? क्यू ए। यहां से डिस्टेंस कितना है? बी। तो के क्यू ए बाय, अब आप इसमें क्यू बी क्यू ए क्यू सी की वैल्यू डालिए विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। क्यू बी कैसा है मेरा? माइनस है। ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है। वैल्यूज डालिए। अब लास्ट वाला कौन सा? ये तीसरा वाला। देखिए सर, ये छोटे वाला गोला है, उसकी वजह से तुम्हें इस बी वाले पर, जिसका रेडियस बी है, यहाँ पोटेंशियल निकालना है। ये जो छोटे वाला सर्कल है, जो छोटे वाला शेल है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। इसका पोटेंशियल आप बी डिस्टेंस दूर कितना होगा? के क्यू बाय आर। के और इस पर चार्ज कितना है? क्यू ए। कितनी दूरी पर निकाल लिया? बी के क्यू। ठीक। और आपके पास चार्जेस वो रखे, के की वैल्यू क्या डालिएगा? आया? थर्ड वाला भी आंसर बताई दो, बोलो हिमांशी। दोबारा बोलिए प्लीज। अच्छा, तुमने एलसीएम ले रखा है। ठीक है, ठीक है, वही आ रहा है। ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी। ये तुमने एलसीएम लेके बता दिया। के क्यू ए बाय बी क्यों किया? अपॉन ए क्यों नहीं आया? क्योंकि इस वाले स्फीयर पर चार्ज कितना है? क्यू ए। और इसके सेंटर से कितनी दूर पोटेंशियल निकालना चाहते हो? बी डिस्टेंस। तो फॉर्मूला पोटेंशियल क्या होता है? के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। के क्यू बाय आर। मैं आंसर्स तो दोनों के लिख देता हूं आपको, छोड़ मत देना इस क्वेश्चन को। मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूं, पोटेंशियल के बारे में इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें, जो अच्छे से समझा रहा है कि पोटेंशियल कहाँ, कैसे, कितना है। ये बी वाले का आंसर। पोटेंशियल एट सी ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस। और ना निकले तो कल फिर क्लास में लेके बैठना कि नहीं हो रहे हमसे, फिर दोबारा कराऊंगा। अगर मैं यहां डाइलेक्ट्रिक भर दूं और यहां डाइलेक्ट्रिक भर दूं, सीरीज है पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल। देखो इससे पता लगता है कितना पढ़ के आते हो तुम। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल। सबसे पीछे बैठने लगे वो पढ़ने बंद कर दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ जी, बैक बेंचर्स हो गए हैं। सीरीज है पैरेलल है पक्का? क्यों? ये छोड़ दे, कब करवाया था वो, फिर आगे ना बहाने पे बता बता सीरीज क्यों है? जल्दी करें तो वो बिल्कुल बताने के लिए तैयार हो रही है। हाँ बता बेटा बता।
जो इसमें चार्ज इंड्यूस होंगे वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जुड़ते जाएंगे। अगर हम कैपेसिटर के अंदर ऐसे भर दें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा और नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा। ध्यान रखिए। और बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल सेम रहता है। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो तो बैटरी पर जो चार्ज, सॉरी कैपेसिटर पर जो चार्ज आ गया वो आ गया। अब नहीं बताऊं। अब नहीं, अब तो गया। ये कर लेना, घर जाके कर लेना। तुम सारे करते क्या हो? बटन लगाना सीख रहे हो, बर्तन धोने, तो क्या कर रहे हो? स्कूल से आने के बाद तुमको काम नहीं होता, घर हो सारे सारे, रात को सो जाते हो 10 बजे 9 बजे, फिर सुबह स्कूल पहुंच जाते हो 6 घंटे बाद बात करने के लिए। नहीं, स्कूल जाना चाहिए। चलो और यहाँ बैटरी कनेक्टेड है तो अगर ये 12 वोल्ट रहेगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा कैसा रहेगा? यहाँ बैटरी हटा दी तो एक बार जो चार्ज हो गया वो चार्ज हो गया। इतनी सी बात थी जो हम परसों कर रहे थे जी इधर। इसके बाद आपने इसमें क्या डाल दिया था? डाइलेक्ट्रिक डालते ही कैपेसिटेंस हो गया के टाइम्स। यहाँ पर भी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कैपेसिटेंस हो गया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब इसकी भूख तो बढ़ गई, लेकिन चार्ज लाएगा कहां से? चार्ज तो पहले भी कितना था और अब भी उतना ही, लेकिन ये चार्ज खींच लेगा कितना? के टाइम्स। तो इसका चार्ज कितना हो गया? के टाइम्स पुराना वाला चार्ज, ओरिजिनल चार्ज इसके पास। चार्ज बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, क्योंकि इसके पास तो क्या है? सोर्स है, खींच लेगा। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, पहले कितनी थी? सिग्मा बाय, अब कितनी हो गई? इसमें सेम रहेगी। क्यों? कनेक्टेड है तो फॉर्मूला बता दो कैसे करा? इक्वल्स टू वी बाई डी। अच्छा, पोटेंशियल सेम है, डी भी सेम है, ई भी सेम हो गई, ई नॉट के बराबर। यहाँ क्या हुआ? के टाइम्स नहीं हुई, 1 के टाइम्स हुई। कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या था? पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। V कैसा है? तो C कितना हो गया? तो एनर्जी कितनी हो गई? कुछ भी नहीं है, ऐसे है लेवल। चलो आगे, एक लास्ट क्वेश्चन और फिर हम चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं। A charge of NCERT क्वेश्चन है, a charge of 8 मिलीकूलम, छोटा m कैपिटल C, charge of 8 millicoulomb is located at the origin. ठीक है जी। Calculate the work done. Calculate the work done in taking a small charge of कितना कूलम from point P to a point Q via a point
ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो ना, करवाई क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। हमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना है, लेकिन कहीं होते हुए जाना है, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी घुस गए, सीधा नहीं जाना है। पहले P से कहाँ जाएंगे, R, फिर R से कहाँ जाएंगे। अब ये तो x y z हुआ, लेटर से इसको मैं z एक्सिस ले लेता हूँ, इसको मैं z एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है 0 0 3 वो यहाँ आ जाएगा, ये आ गया 0 0 3। कौन सा पॉइंट आ गया, 3 आ गया। और कहाँ लेकर जाना है, x y z, लेटर से ये है y z, ये हो गया 0 4 0। कौन सा पॉइंट हो गया, Q। यहाँ लाना है, सीधा नहीं लाना है, पहले जाना है y और z, कहीं यहाँ होगा 6 9 0 6 9। हमें पहले यहाँ यहां से यहां जाना है और फिर यहां से यहां, ठीक है। लेकिन और चार्ज कहाँ रखा है, जरा देखना, चार्ज रखा है ओरिजिन पर। कितना चार्ज है, 8 मिली कूलम। इसके चारों तरफ क्या होगी, किसकी, इस चार्ज की, 8 मिली कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, कुछ याद है क्या, इसमें वर्क किया गया, वर्क डन पाथ पर डिपेंड। आप ऐसे लाइए, आप ऐसे लाइए, आप यूं घूम घूम के लाइए, वर्क डन सेम आएगा, वर्क डन सेम आएगा। कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें पाथ पर डिपेंडेंसी नहीं है कि कहां से ला रहे हो, कहां से लाए और कहां पहुंचे, बस यही ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसी को यूज करते जाना बार बार, वही W = QB वाला ही। कितना वर्क करिएगा, कौन सा चार्ज लाना चाहते हो, पहली बात, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो करना है। कौन सा चार्ज लेना चाहते हो, -2 × 10⁻⁻⁹ VQ माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस, उठाइए वैल्यू डालिए और आपका आंसर आएगा। VQ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताइए, KQ/R, नहीं KQ/R। K किसका पोटेंशियल है, 8 मिली कूलम का, ये है Q0 लेटस। K Q0, डिस्टेंस कितना है, ये 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किसमें कर लीजिएगा, मीटर, माइनस K Q0 कितना डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर। K की वैल्यू आपको मालूम है, 9 × 10⁹ Q0 आपको दे रखा है, सब कुछ ही मिल गया आपको, सिर्फ सॉल्व करना है। ध्यान रखिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, किस चार्ज को ला रहे हो, इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल किसके कारण है, 8 मिली कूलम के कारण। इसका आंसर आएगा जब घर पे आप करोगे 1.2 जूल। सॉल्व मत करना यार, टाइम लग गया। ये समझ में आ गया ना, वैल्यू डाल ली, मतलब यहाँ तक पहुंच गए, और खत्म करो 1.2 जो घर पे करना बैठ कर।
1.2 जूल। Z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। क्वेश्चन है, Z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। डिस्क्राइब स्कीमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू, पहला पॉइंट है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए। अरे बड़ा आसान है, ये रही z एक्सिस आपकी। अगर z एक्सिस इधर है आपकी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये रहे, बराबर बराबर डिस्टेंस पे बना दीजिएगा। इनके बीच का गैप बड़ा छोटा नहीं करना। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्विडिस्टेंट हैं, तो फील्ड कैसी है? कांस्टेंट है। अभिषा नहीं, अगर इधर की तरफ फील्ड बढ़ रही है तो पहले थोड़ा गैप बनाइएगा, फिर थोड़ा कम करिएगा, फिर थोड़ा और कम करिएगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जब ज्यादा नजदीक होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। कहां से निकाला? यहां से। इनके बीच का d जितना बढ़ेगा उतना E कम हो जाएगा, और अगर d कम होएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होते चले जाएंगे। इसका मतलब इंक्रीज ना शब्द से इस्तेमाल करो, इंक्रीजिंग फील्ड बढ़ रही। ठीक, पॉइंट चार्ज होगा तो पोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे? हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स बने, कंसेंट्रिक सर्कल्स बने। चलो, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। थ्योरी वाइज न्यूमेरिकल अभी हमने बहुत ही कम करे, अभी बहुत सारे करें। कल तो पढ़ के आया था, जो मैंने पढ़ाया था पिछले बार पढ़ के आया था, कॉपी बात करके बोल, पक्का बोल दिया बजरंग बली सच बोल रहा। ठीक ठीक, ऐसे सच बोल रहा हूँ। बंद कर लेंगे, आगे हेडिंग डालिएगा, मतलब नया यूनिट नया, सेकंड यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। पहली यूनिट में आपके सारे ही चार्जेस रेस्ट पर अब चलेंगे, ठीक है। उसमें लिख दीजिएगा नीचे चार्जेस इन मोशन। इसको हम और भी कुछ बोलते हैं। पिछली बार आपने चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रो, जी ठीक वर्ड बोल रहे हो, इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे। अब आपने इतना तो पढ़ लिया कि अगर दो बॉडीज हैं, इंसुलेटेड स्टैंड पे हमने यहाँ पर रख दी, इस पर कुछ चार्ज दिया, इस पर कुछ चार्ज दिया, दोनों में किस चीज का डिफरेंस हो जाएगा? पोटेंशियल का। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। कहां से कहां? ना हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव मत बोल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसी क्वेश्चन याद आ गया मुझे,
क्या सेम चार्जेस की दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? साइज पे डिपेंड साइज के मतलब अगर सेम साइज के तो रिपेयर करेगा, एक बहुत बड़ा और एक छोटा है तो अट्रैक्शन कैसे? क्योंकि वो उस छोटे वाले के चार्ज को खींच लेगा। हाँ जी बिल्कुल। अगर एक बॉडी की चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना और दूसरे वाले की कम है, हालांकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमारा रूल तो ये कहता है पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, इतना ज़्यादा चार्ज है इसके ऊपर कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा खींच लेगा, यानी इसमें क्या कर देगा, चार्ज इंड्यूस करवा देगा। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमेशा ही नहीं होता कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ही करते हैं, कई बार पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा। अब तुम्हें पोटेंशियल समझ में आ गया। पोटेंशियल कैसे हमने पिछली बार करा था, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आए तो जितना वर्क किया वो इसमें इस पोटेंशियल की फॉर्म में आ गया। पहली बार कोई चार्ज नहीं था तो वर्क डन 0 था, वेरी गुड। दूसरी बार ये चार्ज आ गया तो इसकी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें किसी और चार्ज को लाओगे तो जो चार्ज लाए इनटू इसका पोटेंशियल कहाँ, यहाँ, तो K Q1 बाय R। तो इन दोनों चार्जेस की क्या बन गई है, पोटेंशियल एनर्जी। याद है कौन सा चार्ज लाए और कितना पोटेंशियल है, यहाँ पर कौन सा चार्ज लाए Q2 और कितना पोटेंशियल। अगर कोई बॉडी है उस पर मैं पॉजिटिव चार्ज लाया, कुछ पोटेंशियल बन गया, और चार्ज लाया पोटेंशियल और बढ़ गया, और चार्ज लाया पोटेंशियल और बढ़ गया, तो पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है कहीं पोटेंशियल। लेकिन जब हम इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे और लेटेस्ट से हम मानकर चलते हैं V1 V2 से बड़ा है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और ये जो पॉजिटिव, ये जो फ्लो कर रहा है, कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, ये किसकी डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, 10वीं क्लास से आप करते आ रहे हो, अगर कोई बॉडी से इधर की तरफ आप कह रहे हो करंट फ्लो कर रहा है तो ये कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे होंगे, इसके उल्टे। असल में जाते तो इलेक्ट्रॉन्स ही, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता, लेकिन हमें फर्क पड़ता नहीं, मैंने पहले ही बताया था। बता, आप इधर से 5 इलेक्ट्रॉन इधर भेज दो या 5 पॉजिटिव चार्ज इधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात एक ही आएगी। इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम या फिर। इसीलिए आज तक आपने कभी करंट की डायरेक्शन को भी नहीं बदला। आप कैसे ले जाते हो, पॉजिटिव से, कोई कन्वेंशनल करंट चल रहा है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। ठीक है, चलो। लिक्विड्स में कंडक्शन कौन करता है, लिक्विड्स में कंडक्शन कौन करता है, लिक्विड्स में कंडक्शन कौन करता है, पानी। अच्छा, कभी बिजली में आग लगी तो क्या करते हो, उठा के नल में से पानी निकाला, डाल दिया, आग बुझ गई, क्यों, क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो, तो कौन बताएगा, अभी पूछ रहा हूँ कौन कंडक्ट करता है, चुप बैठे हो, अब हंस रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, आयंस थे उसमें। जब पानी में सॉल्ट था तो सॉल्ट के आयंस भी थे, वो आयंस अलग अलग हो गए होंगे, डिसोसिएट हो गए। पढ़ा तो था आपने पिछले चैप्टर में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी किसकी, पानी की, कितनी थी, 80 थी। तो इसके अंदर जो भी सॉल्ट्स होते हैं उनको ये अलग अलग कर देता है। तो पानी के अंदर क्या चीज है, लिक्विड में क्या है, आयंस। सॉलिड्स में कौन कंडक्ट करता है, इसमें कंडक्शन किस चीज का चल रहा है, चार्जेस का, पॉजिटिव चार्जेस का या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। पानी में या लिक्विड में कौन करेगा, आयंस। ध्यान रखिएगा, आयंस। पानी में इतनी ताकत ही नहीं होती, बनती ही नहीं। पानी वैसे डाइपोल शो करता है, लेकिन पानी में फिर भी क्या करता है वो, जैसे उसकी जो परमिटिविटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो वो उसे अलग अलग ही कर देता है, आयंस बनाता ही बनाता है उसमें। पानी के नहीं बनते, H और OH की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ सॉल्ट वाली। सॉल्ट हेडिंग डालिएगा,
नाम ही गलत है इसका नाम ही गलत है। ऐसा हमने एक और ही पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसमें भी हम लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ते हैं उसके, वो भी नाम गलत है, फोर्स थोड़ी बता रही है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। ऐसे ये भी फोर्स नहीं बता रहा। वर्क डन, वर्क डन। अभी हमने कुछ करा नहीं, लिखो भाई, लिखो एक्चुअली इट इज नॉट द फोर्स, actually it is not the force but it is the work done or the energy spent. It is the work done or the energy spent. Full stop. अभी दिमाग पे जोर मत डालिएगा, समझाया कुछ नहीं हो। The term EMF is associated with a cell. The term EMF is associated with a cell or a battery. Which supplies the energy to make the charge carriers, which supplies the energy to make the charge carriers move in the desired direction. Desired direction. अब नंबर 1 लिखो, डेफिनेशन नंबर 1, EMF of a cell is the work done in taking a unit positive charge once around the closed circuit. बनाइए लिखिए फटाफट। देखिए दूसरी डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस it is the maximum potential difference between terminals of the cell when no current is being drawn. When no current is being drawn, maximum potential difference between terminals of the cell when no current is being drawn from the cell. ठीक है जी, अब सुनिए, ये आपने एक सेल ले लिया, ये आपने रेजिस्टेंस ले लिया। पहली डेफिनेशन बहुत सिंपल है, उसने क्या बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से चला, अब बैटरी को यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ लाना है और यहाँ लाना है, तो जितना वर्क बैटरी करेगी इसको एक बार घुमाने में, दैट इज द ईएमएफ। ठीक, वो डेफिनेशन सबसे कम इस्तेमाल होगी, लेकिन उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ देखूँ तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ किसके बराबर लिखा हमने, वर्क डन। आप गौर करिए ये क्या है, ये भी तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये भी तो फोर्स ही है। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क ही तो होता है, तो ये वर्क डन ही हुआ। ईएमएफ क्या है, वर्क डन। क्लोज्ड हमने लिख ही दिया यहाँ पर, पहले भी हमने कहा था क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट में एक चार्ज को एक बार ऐसे घुमाने में जितना याद रखे, इतना बड़ा मुंह खोले थे ऐसा डर लगा मेरे को तो क्या कर रहे हैं, तो जितना जितना वर्क डन करेंगे एक चार्ज को एक सर्कल में एक बार घुमाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ। ये बहुत कम इस्तेमाल होगी डेफिनेशन हमारी, लेकिन मेन जो हम कर रहे हैं वही इससे सुनो ध्यान से। ईएमएफ क्या है,
आप एक बैटरी लाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, आप एक छोटा सा मल्टीमीटर लिया आपने, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस आपने टच किया उसको, जो ईएमएफ वो दिखा रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वो दिखा रहा है, वो कितना है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। और सुन, ये लगा दिया सेल, ये लगा दिया रेजिस्टेंस, ये लगा दी की, और इधर लगा दिया हमने ये वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बताकर। स्विच कैसा है फिलहाल? ओपन। स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है और मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूं तो वो कैसा दिखाई देगा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कितना दिखाई देगा? लेट अस से ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये पूरा क्या दिखाएगा आपको? 12 वोल्ट। इतनी बात समझे? इसी को क्या बोलते हो? बैटरी का। क्या इस समय करंट फ्लो कर रहा है? नहीं। तो जब बैटरी में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसके पोटेंशियल्स, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या कहते हो? ईएमएफ कहते हो। अब मैंने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, अब यहां से करंट इसमें जाने लगा। जब भी करंट रेजिस्टेंस में से जाएगा तो हमेशा देयर विल बी ए फॉल इन। निकालते तो हो तुम, निकालते नहीं हो। इसमें से करंट जाएगा तो इसमें पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? कम। तो उस समय आपको क्या दिखाई देगा? वैसे ही मैं तुक्के मार रहा हूं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था, 12 वोल्ट दिखा रहा था, मान लो वैसी फेक वैल्यूज नहीं। फिर इसमें करंट फ्लो करने लगा, जितना करंट फ्लो करेगा उस हिसाब से इसके पोटेंशियल का फॉल आएगा, पोटेंशियल गिरेगा। अरे करंट कहां से कहां जाता है? हाई पोटेंशियल से। तो यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पोटेंशियल लो होगा, तभी तो गया। ये जुड़ नहीं रहा इससे, ये जुड़ नहीं रहा इससे, तो ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, ये हाई पे जुड़ रहा है, ये लो पे जुड़ रहा है, तो हाई से लो की तरफ जाएगा। तो जब भी करंट इसमें से निकलेगा देयर विल बी अ फॉल इन पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा? कम। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of the cell when no current is flowing is called EMF. ठीक है। Total charge upon total time is current. I आपने लिखा Q by T, करंट हो गया 1 एम्पियर, चार्ज हो गया 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। ठीक है जी। करंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है? स्केलर है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी। अगर मेरे पास ये 3 वायर है, जरा देखो, यहां से 3 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ कितना जाएगा? 5। पक्का? कंपोनेंट तोड़ो इसके? अच्छा ठीक है। स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अब वायर में करंट यूं से यूं जा रहा है या यूं से यूं जा रहा है, मुझे क्या फर्क है? कहीं जाओ, डायरेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या दिखा? लिखे आगे टाइप्स ऑफ करंट, कुछ दिखा इसमें, जितना तक छिपकली को ढूंढ रही। टाइप्स ऑफ करंट, पहला लिखिएगा स्टेडी करंट, पहला लिखिएगा स्टेडी करंट। ये आपका स्टेडी करंट, इधर करंट, इधर टाइम। करंट टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा। ऐसा करंट कौन सप्लाई करता है?
ठीक है जी। Yes. दूसरा हो गया वेरिंग करंट। इसे आप डायरेक्ट करंट भी कह सकते थे, ये जो था ये डायरेक्ट करंट भी कह सकते हैं, डीसी इसको बोलते हैं। वेरिंग करंट कैसा हो गया है, कैसा भी बदल लो ये वेरिंग करंट होगा है? एक चीज क्लियर कर दो, ये भी डायरेक्ट करंट है और जो मैं बनाने जा रहा हूं ये भी डायरेक्ट करंट है, ये भी डीसी है, लेकिन ये कैसा है, ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता जाए। ये पॉजिटिव डायरेक्शन माइनस में चला जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन माइनस में चला जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन माइनस में चला जाए, ऐसे। ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। डीसी हो गई जो बैटरी से निकलेगी, करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा विद टाइम, और ये हो गया वेरिएबल डीसी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बदली फिर भी ये क्या है, डीसी, इसीलिए ये डीसी है, बस ये वेरिएबल है, कभी करंट बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, लेकिन वो कांस्टेंट। ठीक है, वेरिंग करंट तो आप कैसे भी दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ये रहा, ये रहा, ये सारे वेरिंग करंट ही तो, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, कुछ भी हो रहा है, चेंज हो रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से शुरू हो रहा है हमारा चैप्टर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसको। इन ए मेटल और कंडक्टर, इन ए मेटल और ए कंडक्टर we have large number of free electrons, we have large number of free electrons। ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना होता है मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर मैं 1 मीटर क्यूब मेटल ले लूं तो उसमें इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा। आगे लिखो, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव। अच्छा आदित्य कुंडू, ये वायर में जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स शांति से बैठे होंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे ही चलेंगे, या उससे पहले भी चल रहे हैं, कि किस वजह से चल रहे हैं, कहां से आई एनर्जी? अरे रूम टेम्परेचर से ले ली, रूम टेम्परेचर से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इधर उधर भागते रहते हैं, तो फ्री होते ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, लिखो, these electrons move randomly in the conductor, these electrons move randomly in the conductor and go on colliding with the atoms in the conductor। And go on colliding with the atoms in the conductor, full stop। Their speed, their THEIR, their speed between two collisions is of the order of, कुछ ज्यादा ही तेज है, is of the order of 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, देखिए, फुल स्टॉप। बिकॉज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम। अब देखो ना एक बार, ये
बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तुम लोग अलर्ट रहते हो ना क्लास में। नहीं सोचो मत, जो लिखवाया ठीक बता रहा हूँ, -5 क्या लिखवाई थी और ये क्या लिखवाई। अभी तो फिलहाल सिर्फ ये बताया कि जब तक आपने इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो क्या इलेक्ट्रॉन शांति से बैठे थे? नहीं, भागे फिर रहे थे, इधर भागे उधर भागे इधर भागे उधर भागे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए, 15 इधर पहुंच गए, कोई नेट अमाउंट पहुंचेगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कभी यहाँ भागेगा, कभी उल्टा आ जाएगा, कभी इधर को भाग लेगा, कभी इधर को भाग लेगा, कभी इधर को भाग लेगा। इज देयर एनी नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ना, नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर नहीं जा पाएंगे या इधर से इधर नहीं जा पाएंगे। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर उधर रैंडम मोशन होता रहेगा। इसका मतलब फिलहाल कोई करंट इसके अंदर नहीं फ्लो करेगा, इनकी वजह से, इनकी वजह से। लिखिए, बिकॉज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम, देयर एवरेज, कुंडू ध्यान दे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, थर्म माने हीट, जो अभी बता रहा था कि रूम टेम्परेचर से ही क्या ले लेते हैं वो, हीट, और उसी हीट को लेके ये इधर उधर भागते रहते हैं, तो कूदते रहते हैं इधर उधर, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। बिकॉज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम, देयर एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज zero. Their average thermal velocity is 0, which is expressed as एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है। अभी तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया। आगे चलो, फुल स्टॉप करके लिखिएगा। बिकॉज एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0, तुम्हारी 10 तारीख की छुट्टी रहेगी, शायद फ्राइडे, एक दिन ऑफ लूंगा बीच में, कहीं कवर करने की कोशिश करेंगे, हो गया तो ठीक है। बिकॉज एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0, कॉमा, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। अब हम लिखेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपॉन एप्लीकेशन ऑफ EMF या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस अब हम क्या लगा देंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो आप क्या लगाते हैं असल में, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस हिस्से को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इस हिस्से को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो अंदर क्या पैदा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखे होंगे तो उन पर क्या लगेगी, फोर्स, तो वो भागेंगे, तो वो भागेंगे। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर भागेंगे, देखो अब सिर्फ फर्क इतना होगा, अभी भी इलेक्ट्रॉन भागेगा, अब उसके पास दो मोशन है। एक तो थर्मल वेलोसिटी के कारण, जो उसने आसपास से हीट एब्जॉर्ब कर ली उसके कारण,
एक आपने क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब उसको कोई दिशा तय नहीं हो गई है कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भागना शुरू कर देंगे। अरे इसमें इतना सारा सामान रखा है, इतने सारे एटम्स ही एटम्स हैं, टकराएगा नहीं, टकराएगा तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी, बदलेगी तो कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, लेकिन टकराते टकराते कहीं ना कहीं एक हिस्से की तरफ को वो ड्रैग होगा, एक तरफ उसको क्या लगेगी, नेट फोर्स लगेगी, धक्का तो उसको लगेगा। वो बस इतना नहीं हो रहा कि सीधा सीधा भागता चला जा रहा है, सीधा भागता तो जब भी चल सकता है रास्ता खाली हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, बीच में बहुत सारे एटम्स हैं, तो कभी टकराएगा फिर इधर को भागेगा फिर खींचेगा, धीरे धीरे फोर्स लगती जाएगी और वो फाइनली इधर पहुंच जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे टकराते यहाँ तक पहुंच जाए। ठीक है, इनकी जो नेट वेलोसिटी आएगी, जो नेट वेलोसिटी आएगी जिससे ये चलकर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ये है। कुछ वकील लोग बैठे थे कह रहे थे कि 5 लिख दिया, वो नेट वेलोसिटी आएगी 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अभी कुछ लिखो नहीं, सब लिखवाऊंगा। ठीक है, अब अजीब सा नहीं लग रहा, इतनी कम वेलोसिटी, मैंने यहाँ से और गुप्ता जी के घर तक तार डाला हुआ है, बल्ब वहां जलाऊंगा, स्विच मेरे हाथ में, गुप्ता जी मेरे घर से 500 मीटर दूर रहते हैं, स्विच दबाया, लाइट जल गई, तुरंत इलेक्ट्रॉन चल के जा रहे हैं 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड से, स्विच ऑन किया, तुरंत लाइट जल गई। अगर मैं इस लाइट की बात भी करूं तो ये भी अच्छी खासी 2 मीटर 3 मीटर दूर तो मेरे पास नहीं, ये भी, फिर भी स्विच ऑन करता हूँ तक, स्विच ऑन करता हूँ तक लाइट जल जाती है। अरे वहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे इतनी स्पीड से, ऐसे कैसे पहुंच गई, ऐसे कैसे पहुंच गई, गुप्ता जी रोशनी डालें। जब सुबह को मुंह धोने के लिए नल चलाते हो तो पानी टंकी से चल के वापस आता है, फिर खड़े रहते हो, बोले भाई आ जा, टंकी अगर 16वें फ्लोर पे है तो वहां से पानी आएगा, तब तक बाबूजी खड़े रहेंगे, ऐसे होता है। तो क्या होता है, पहले से पानी है ना, तो पूरे तार में भी तो पानी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूरा वायर आ गया तुम्हारा। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो या जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, तो जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ रखा है वो चलना शुरू कर देगा। ये जरूरी थोड़ी यही पहुंचेंगे यहाँ से, जो बिल्कुल बल्ब के मुंह पर रखे हुए हैं वो बल्ब में से निकलना शुरू कर देंगे, चल पड़ेगा। और बल्ब करंट के चल रहे हो, इसके चार्ज के चल रहे हो, क्या बोलते हो, करंट। इतना आसान सी चीज, ये वायर आ गया पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बल्ब के पास बैठा हुआ है वो घुस जाएगा बल्ब के अंदर, ये आते रहेंगे धीरे धीरे, कितनी स्पीड से, ये नेट स्पीड है, नेट स्पीड है। हालांकि थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, कितनी, लेकिन बार बार टकराता है, फिर चलता है, फिर चलाता है, फिर चलता है, अच्छी खासी स्पीड 1 लाख मीटर पर सेकंड का ऑर्डर आ रहा है, इतनी तेज स्पीड से चलता है, लेकिन चल कितना पाता है, चला ठक रुक गया, फिर चला फिर टकरा गया, फिर रुक गया, फिर भागेगा, फिर तैयार होगा, फिर जोश भरेगा, फिर भागेगा, बोले चलना तो है, बार बार ऐसा होगा तो नेट वेलोसिटी कितनी रह जाएगी। और इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब ही क्या होता है, तो धक्का मार मार के इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, इसे ड्रिफ्ट। चलो